अच्छा, अब ये पेपर है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मुझे ऑनलाइन मिला है, और ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो BPS 17 है, केमिस्ट्री है। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो आंसर इन्होंने सॉल्व किए हैं, देखते हैं कि ठीक सॉल्व हुए हैं कि गलत हुए हैं, और साथ साथ हम उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट पोलर। अच्छा, अब यहाँ पे लीस्ट पोलर में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम कहें कि लीस्ट पोलर मॉलिक्यूल की बात करनी होगी यहाँ पे, तो लीस्ट पोलर मींस कि कुछ ना कुछ पोलरिटी रखता हो, तो वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के जियोमेट्री पे, उसकी ज्योमेट्री और शेप पे डिपेंड करता है। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो जो S2Cl2 है, डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। फिर अगर ये कहें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए हैज़ लीस्ट पोलर बॉन्ड, तो पोलर बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो पोलर बॉन्ड सब में मौजूद हैं, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी। तो पोलर बॉन्ड फिर सब में मौजूद हैं, तो हम देखेंगे कि जिसकी पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा तो वो जो है फिर लीस्ट पोलर होंगे। तो अब सिलिकॉन डाइक्लोराइड AlCl3 और PCl3। अब PCl3 इसमें हम देखेंगे तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट हैज़ दिस टाइप ऑफ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे इसके साथ एक लोन पेयर है, तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। सिलिकॉन डाइक्लोराइड को देखते हैं, तो सिलिकॉन डाइक्लोराइड जो है इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, और टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है, तो ये AlCl3 प्लेनर स्ट्रक्चर इसका है, ट्रिगोनल प्लेनर, तो इस वजह से ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। अब अगर हम इनमें बॉन्ड देखते हैं कि बॉन्ड किस में लीस्ट पोलर है, तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इन सब को लिख दूँ तो क्लोरीन तो 7th ग्रुप में है, एल्युमिनियम यहाँ पे हमें मिलेगा, उसके बाद जो है सिलिकॉन हमें मिलेगा, फिर जो है फास्फोरस हमें मिलेगा, और सल्फ़र मिलेगा, और फिर क्लोरीन। तो अब अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज़ होती है। तो जब इंक्रीज़ होगी तो मींस कि अब एल्युमिनियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, सिलिकॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ से कम हो जाएगा, और फिर फास्फोरस और इससे मज़ीद कम हो जाएगा, और सल्फ़र और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फिर मज़ीद कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो ऑप्शन बनेगा, सो दैट इज़ सल्फ़र या थायोनाइड, इसको जो डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड इज़ द करेक्ट चॉइस ओवर हियर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज़ हाईली अनस्टेबल, दैट इज़ आर्सेनिक हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड एंड फास्फोरस हाइड्राइड। तो रिमेंबर ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है, दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज़ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। रिमेंबर डाउन द ग्रुप जितना इस एटम का साइज़ बढ़ेगा, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सो द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज़ बिस्मथ हाइड्राइड, जो इस ग्रुप में मौजूद होगा। सो दैट इज़ चॉइस बी, नॉट PH3 नहीं है, क्योंकि PH3 ऊपर आता है, तो BiH3 यानी बिस्मथ हाइड्राइड ये लीस्ट स्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। थर्ड क्वेश्चन कि a metal does not float on water, gives vigorous reaction with water so much that it reacts with ice at -100 डिग्री सेल्सियस, द मेटल इज़ ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहेंगे कि मेटल डज़ नॉट फ्लोट ऑन वाटर, वाटर से जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, तो जिसमें सीजियम जो है वो तो फ्लोट नहीं करेगा, ये तो ऑप्शन गया। अब रिएक्टिविटी विद वाटर, तो हम जब डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीजेस मीन्स के लिथियम जो होगा इट इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज़ लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम, एंड पोटाशियम इज़ लेस रिएक्टिव देन रुबीडियम एंड सीजियम। तो अब यहाँ पे मुकाबला है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। सो पोटाशियम जो है वो विगोरस रिएक्शन करेगा विद वाटर, सो चॉइस टी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। साल्ट्स दिए गए हैं। अब साल्ट की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उसके लेटेस्ट एनर्जी पे, अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। फर्दर फिर लेटेस्ट एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करेगा। लिथियम फ्लोराइड, तो लिथियम एक पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज है। बेरिलियम फ्लोराइड में +2 बेरिलियम है, मैग्नीशियम फ्लोराइड में +2 मैग्नीशियम है, फ्लोरीन नेगेटिव है, और बेरियम फ्लोराइड वो भी +2 है और फ्लोरीन नेगेटिव। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी लेटेस्ट एनर्जी भी वो उसके साथ ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है बनिस्बत बाकी के, क्योंकि इधर +1 और -1 इंटरेक्ट कर रहे हैं, इधर +2 और -1 है, +2 -1 है, +2 -1 है। सो लिथियम फ्लोराइड ये मोर सॉल्युबल होगा कंपेयर टू दिस, तो दिस इज़ चॉइस ए करेक्ट।
Next, rectified spirit is converted to absolute alcohol by the dehydrating agent. अच्छा, first of all, rectified spirit जो है, it has 95% ethyl alcohol ethanol, और जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 99.9% जो है वो फिर इथाइल अल्कोहल होता है, पानी उससे रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे ये जितने भी दिए गए हैं दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन करके पानी रिमूव करते हैं, तो अगर उसको मिलाओगे तो एक डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, फिज़िकल चेंज उसमें नहीं आएगा। दैट इज़ H2SO4 जो है ये केमिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, केमिकली रिमूव करता है। जबकि लाइम, सोडा लाइम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एलुमिना ये जो हैं वाटर रिमूव करते हैं फिज़िकली। अब इसमें बेस्ट जो है वो सोडा लाइम है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों जो हैं एक स्ट्रॉन्ग बेसिस हम उनको कह सकते हैं, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन जल्दी करेंगे। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो वाटर होगा तो वो एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा वो वाटर सारा। सो चॉइस बी इज़ करेक्ट चॉइस। Which element is deposited at the cathode during the electrolysis of brine in the Nelson cell? अच्छा, नेल्सन सेल में ब्राइन पे, ये ब्राइन इज़ एन aqueous solution of sodium chloride and water। इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस और मिल जाएगा क्लोरीन गैस। अब वो कह रहे हैं कि कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, तो रिमेंबर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा, नॉट सोडियम मेटल। क्योंकि यूं तो हमें मालूम है कि कैथोड की तरफ कैटाइन जाता है, दैट इज़ क्लियर, लेकिन अब सोडियम कैटाइन कैथोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इसकी रिडक्शन होगी। दूसरी तरफ जो H2O है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत कम है, तो इस वजह से सोडियम नहीं जाएगा बल्कि वाटर जाएगा, और वाटर टूट जाएगा इनटू हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोक्सल आयन NaOH बना देंगे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिमूव होगा। सो दिस वाज द मेन लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। Copper forms colorless bead in borax bead test in reducing flame. The oxidation state of copper is अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये राइटिंग रिमूव करता हूँ और नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये बीड टेस्ट इसको कहते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट, और इसमें हम किसी भी मेटल बीड जो है कलरलेस होता है, दैट इज़ B2O3, और फिर जब हम उस मेटल का साल्ट उस पर डाल के हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर कॉपर का साल्ट है तो कलरलेस बीड बना देता है बोरेक्स बीड टेस्ट के दौरान, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इसमें क्या होगा। तो रिमेंबर, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलरलेस कंपाउंड देते हैं, दे आर कलरलेस। तो जब कॉपर कलरलेस होगा तो मीन्स कॉपर का, अब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वो है 3D10 4S1। तो जब ये कलरलेस होगा तो मीन्स के S1, S में जो इलेक्ट्रॉन है वो दिया है इसने, और इस तरह से कॉपर +1 यानी Q+ आयन बना चुका है। सो चॉइस A इज़ करेक्ट ओवर हेयर। द नंबर ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस इन सॉलिड स्टेट इज़, तो इसके 4 एलोट्रोप्स होते हैं, फास्फोरस वाइट, फास्फोरस रेड, फास्फोरस ब्लैक और फास्फोरस येलो। तो चॉइस सी इज़ करेक्ट। तो ये बस मेमोरी वाला MCQ है। विच ऑफ द फास्फोरस हैज़ टेट्राहेड्रल टेट्रा एटॉमिक P4 मॉलिक्यूल एंड इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। तो रेड फास्फोरस, येलो वाइट फास्फोरस या वॉयलेट फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस, तो रिमेंबर जो मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस है दैट इज़ येलो वाइट या येलोविश वाइट। सो दिस इज़ चॉइस बी।
देर इज़ नो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ, अच्छा नाइट्रिक एसिड रिएक्शन नहीं करेगा उन मेटल के साथ जिनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं, और उसमें गोल्ड और इस तरह से प्लाटीनियम, इरिडियम, ये सारे जो हैं दीज आर नोन एज नोबल मेटल। तो नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो किन के साथ नहीं करेगा, तो नोबल मेटल गोल्ड, प्लाटीनियम, इरिडियम, टाइटेनियम भी दिया गया है। यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक ये भी दिए गए हैं। नो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ, चॉइस सी में गोल्ड वगैरह इनके साथ नाइट्रिक एसिड का किसी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट इज़, अच्छा अब ये अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो रिमेंबर ऑक्सीजन जो है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, उसके बाद जो है सिलिकॉन है, उसके बाद जो है एल्यूमिनियम है, एंड द फोर्थ वन इज़ आयरन। अब परसेंटेज वो दे चुके हैं कि परसेंटेज इसका कितना होगा, तो ये भी मेमोरी वाला एमसीक्यू है। तो ऑलमोस्ट ये जो है 46.6% है, जो अप्रोक्सीमेटली जो है करीब है 48% के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ रेडियम मेटल, अच्छा रेडियो एक्टिविटी से ये एमसीक्यू दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और कहते हैं कि अब जो रेडियम है वो डिसइंटीग्रेशन करे तो उससे कौन सा एलिमेंट पैदा होता है। अब रेडियम जो है, अब इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन रेडियम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे फिर रेडान बनता है और इसकी अल्फ़ा डिके होती है, और फिर रेडान जब अल्फ़ा डिके करता है तो इससे फिर पोलोनियम बनता है। सो ओवर हियर पोलोनियम, येस, सो चॉइस डी पोलोनियम इज़ देयर। Which of the following does not produce carbon dioxide gas when treated with concentrated sulfuric acid? तो ऑक्जेलिक एसिड, सोडा ऐश, इथाइल अल्कोहल एंड बेकिंग सोडा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सोडा ऐश जो है वो एक्चुअली होता है Na2CO3, तो कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड गिविंग आउट दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथाइल अल्कोहल जो है, सो इट इज़ द करेक्ट चॉइस, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में अल्कीन बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगा। बेकिंग सोडा जो है वो NaHCO3 है, तो इसका रिएक्शन करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। सो द चॉइस इज़ ओवर हियर इथाइल अल्कोहल should remove these. The next one, which of the following gases, gaseous hydride, most readily decompose into its element on contact with a hot glass rod? अच्छा कौन सा हाइड्राइड हॉट ग्लास रॉड के साथ रेडिली डिकम्पोज होगा इनटू इट्स एलिमेंट्स। हॉट ग्लास रॉड जब हम HI के सिलेंडर में ले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिलेंडर में हाइड्रो आयोडिक एसिड है और उसमें हॉट ग्लास आप रख दें, तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बहुत वीक है और बहुत कम एनर्जी चाहिए उनको टूटने में, बनिस्बत बाकी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ वाई ओवर हियर चॉइस ए इज़ करेक्ट। क्लोरीन एंड ब्रोमीन गिव फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन विद, क्लोरीन जो फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन वो देते हैं, सो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस, यहाँ पे चॉइस बनता है हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज हेक्सामर्स along with monomers in its vapor phase? हेक्सामर मीन्स के 6 मोनोमर आपस में मिले होंगे तो हेक्सामर बनाएंगे। HF जो है वो हेक्सामर बनाता है, यानी 6 मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक हेक्सामर बनाएंगे। लेट मी ड्रॉ इट, तो दिस इज़
HF, उसके बाद फिर एक और HF, और इसी तरह से फिर एक और HF, तो you will get a hexamer structure. Chlorine dioxide differ from other chlorine oxide due to it is soluble in water, it is used as bleaching agent, is a paramagnetic substance, and it is an oxidizing agent. So chlorine dioxide, तो सबके बहुत वर्सटाइल प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, और यहाँ पे क्लोरीन डाइऑक्साइड पानी में भी सॉल्युबल होता है, बाकी सॉल्युबल होते हैं लेकिन वो अपने ऑक्सी एसिड बनाते हैं, जबकि क्लोरीन डाइऑक्साइड ये नहीं बनाता। और इसी तरह इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, तो मींस के इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है दैट इज़ द गुड प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल हो कि ही ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। The highest temperature above which a gas cannot be liquefied is critical temperature. So choice D is here. Critical temperature से पहले हम किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते जब तक वो प्रोवाइड ना किया हो। The molality of 2% NaOH solution is approximately, okay, इसके लिए अब कैलकुलेशन चाहिए। 2% NaOH solution is approximately, तो उसकी मोलेलिटी क्या बनेगी? 2% NaOH solution का मतलब ये होगा कि 2 ग्राम ऑफ NaOH ये डिज़ॉल्व हुआ है इनटू 98 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब हमारे पास जो मोलेलिटी है, तो मोलेलिटी में हम करते हैं कि मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट से हम ये सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH के जो ग्राम्स हैं उनको मोल में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि NaOH के मोल गिवन मास दैट इज़ 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 40। तो ये 2 एकम 2, 20 दूने 40, 1/20, और इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.05 मोल्स। अच्छा, फिर दूसरा काम करना है, 98 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 98 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो इससे ये किलोग्राम बनेगा 8, फिर 9 और 0 और फिर पॉइंट, तो 0.098 किलोग्राम। अब मोलेलिटी में जो मोल्स हैं kg ऑफ सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर दो। सो यू आर गेटिंग 0.05 एंड डिवाइडेड बाय 0.098। अब इसकी डिवीज़न करेंगे, तो इसकी डिवीज़न होके जो कैलकुलेटर से मैंने की ताकि टाइम कम इस्तेमाल हो, सो दैट इज़ 0.51 मोलल। सो चॉइस जो मैच कर रहा है दैट इज़ चॉइस ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर ये डिलीट करने होंगे। लेट मी रिमूव दिस। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट ग्राम of NaOH is dissolved in 500 cubic centimeter of solution. Its molarity is, अच्छा अब molarity फाइंड करनी है। तो मोलरिटी का फार्मूला तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी में किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट था और मोलरिटी में लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने ग्राम्स जो हैं उनको मोल में कन्वर्ट करने होंगे और 500 क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास जो है दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द NaOH दैट इज़ 40।
तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 8 और 20 दूने 40, तो ये हो जाएगा 4/20। और फिर अगर हम करें तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ सकता है 0.2। तो 0.2 मोल्स बन गए हैं सालूट के। अब लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो गिवन जो क्यूबिक सेंटीमीटर है 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 500 के साथ कैंसल, तो 5 और ये हो जाएगा 0.5 लीटर। अब मोलेरिटी फाइंड करने के लिए मोलेरिटी इज इक्वल टू 0.2 मोल डिवाइडेड बाय 0.5। 10 और ऊपर जाके सपोज़ करें ये हम कैंसिल करेंगे तो हमें ये मिल सकेगा कि 20 डिवाइडेड बाय 50, ये इधर से कैंसिल हुआ और अब जाके 2 डिवाइडेड बाय 5, सो वी आर गेटिंग पॉइंट, तो 5 4 20, सो बिकम्स 20, तो 0.4 मोलर। तो 0.4 मोलर इज चॉइस सी। The number of moles of solute in 500 cubic centimeter 3 molar solution is okay. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने हैं 500 क्यूबे और 3 मोलर है। तो अगेन मोलरिटी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अब मोलर जो है वो दिया है 3 मोलर, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। मोल्स फाइंड करने हैं और वॉल्यूम जो है दैट इज़ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड होके ये हमें मिल जाएगा 0.5, सो ओवर हियर इज़ 0.5। अब 0.5 लेफ़्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 5 15, तो 1.5 समथिंग, यस, तो 1.5 इज़ चॉइस बी। Freezing point of equimolar aqueous solution will be minimum for equimolar aqueous solution. So let me remove these. Freezing point of equimolar solution will be, अच्छा देखें freezing point, first of all जो delta TF है it is directly proportional to molality। जिसकी मोलेलिटी ज़्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी, उसमें चेंज भी ज़्यादा होगा। अब सब जो दिए गए हैं कहते हैं कि इक्वी मोलल, मीन कि ये भी 1 मोल 1 मोल 1 मोल एंड 1 मोल। लेकिन फिर चूँकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है तो वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तो इसमें अब जो एमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये अगर 1 मोल है तो ये डिज़ोल्व होके 1 मोल एमोनियम आयन और साथ में 1 मोल क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से इसके नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो 2 एवोगेड्रो नंबर पार्टिकल हो जाएंगे। बाकी जितने भी हैं तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो उनके वहीं 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो नंबर ऑफ पार्टिकल एमोनियम क्लोराइड के ज़्यादा होंगे, सो दिस इज़ चॉइस डी। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन तो ये डिप्रेशन मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्वेंट, molarity of solution and molarity of solvent. No, it is directly proportional to molality of solution over here. Delta TF is directly proportional to molality. So question choice A is correct. Which of the following is not a colligative properties? अच्छा, colligative properties जो number of solute particle पे depend करते हैं, तो उसमें lowering of vapor pressure एक colligative property है, depression and freezing point एक colligative property है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी है और साथ में वेपर प्रेशर जो लोअरिंग है वो भी है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम ये कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो वो है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन H2S2O7 यानी ओलियम में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? तो वेरी इजी, इट इज़ H2S2O7। तो H2S2O7 दो हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, दो सल्फ़र हैं और ऑक्सीजन -2 है तो ये हो जाएगा -2, तो -14 इज इक्वल टू 0। -14 भी इधर आए, +2 भी इधर आए तो +12 बनेगा और +12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो +6 इज़ द आंसर। सो दिस इज़ चॉइस बी। इफ़ द साल्ट ब्रिज इज़ नॉट यूज्ड बिटवीन टू हाफ सेल देन द वोल्टेज। अच्छा, साल्ट ब्रिज जो है हम इस्तेमाल करते हैं उनके दौरान, साल्ट ब्रिज तो ये इलेक्ट्रोलाइट का एक हाफ सेल हुआ, ये दूसरा हाफ सेल हुआ वोल्टिक सेल का। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय वायर्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। तो अब अगर हम सॉल्ट ब्रिज हटाएंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ड्रॉप टू ज़ीरो। सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट पेपर की तरफ, पेज की तरफ जब जाते हैं, दिस क्लस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल? अच्छा, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, रिडक्शन अकर्स एट एनोड, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, रिमेंबर एनोड और कैथोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे जिसका भी एनोड हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो या पे वोल्टिक सेल का हो, ठीक। और कैथोड जो होगा उसके ऊपर रिडक्शन होगा, चाहे जिसका भी हो। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड उसमें पॉजिटिव होता है। दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन अगर वोल्टिक सेल है तो वोल्टिक सेल में फिर ये अपोजिट होगा, कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड जो है वो नेगेटिव होता है। लेकिन चाहे जिस सेल का भी हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम टर्म्स हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो रिडक्शन अकर एट कैथोड, दिस इज़ करेक्ट। साथ में कैथोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो यस कैथोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज इसमें भी है, सो दिस इज़ करेक्ट। और एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो वो भी करेक्ट है। फिर रिडक्शन अकर एट एनोड, तो यहाँ पे अब ये होना चाहिए कि विच वन इज़ नॉट करेक्ट, गेटिंग द पॉइंट। तो इधर होना चाहिए नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट अगर है तो फिर चॉइस बी है, लेकिन उन्होंने करेक्ट लिखा है तो करेक्ट तो फिर 3 ऑप्शंस हैं। सो चॉइस बी अगर ये नॉट करेक्ट लिख दें। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उसका यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ चेंज होता रहता है। कैसे? यहाँ पे आप उसका एक जर्नल फॉर्म ले लें जिससे आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। दैट इज़ कि K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन raised to power n, where n is the order of reaction। 0 ऑर्डर है तो उसके लिए अलग यूनिट बनेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। After 3 half-lives of a chemical reaction, the percent fraction of the amount left is। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ लाइफ अगर हम सपोज करें 100% एक रिएक्टेंट लेते हैं
और ये टाइम लेता हुआ 50 हो जाए तो इस दौरान जो टाइम लगेगा उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। फिर नेक्स्ट जब 50 से हाफ होके 25 हो जाएगा तो ये हुआ उसका फर्स्ट हाफ लाइफ, ये हुआ उसका सेकंड हाफ लाइफ। और फिर 25 आधा होके जब 12.5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा उसका थर्ड हाफ लाइफ। और इस तरह से फिर कैलकुलेट करते जाएं तो वो कहते हैं कि आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स परसेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट तो वो रह जाता है 12.5%। सो दैट इज़ चॉइस सी। According to simple collision theory, the Arrhenius factor A, तो Arrhenius factor A जो है it is a constant and independent of temperature होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट ओवर हियर। Hydrolysis of ethyl acetate into acetic acid and ethanol in the presence of mineral acid is hydrolysis of ethyl acetate into acetic acid and ethanol in the presence of mineral acid is, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें जो एस्टर है उसका रिएक्शन होता है वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब इसमें जो वाटर है तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हम रेट इक्वेशन में सिर्फ एस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वजह से इसका पावर 1 बनेगा। सो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन इज़, यानी जिसमें बाहर से हम कैटलिस्ट ना डालें और वो ख़ुद ही कैटालाइज्ड होता हो, तो उसका कौन सा एग्जाम्पल है? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये जो है एक ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट में ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट एज ए कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो वो एज ए कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देता है। सो चॉइस ए इज़ करेक्ट ओवर हियर। In the ground state of an atom, the electron is present. तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम से कम होनी चाहिए और उसकी एनर्जी तब कम होगी जब क्लोज़र टू द न्यूक्लियस होगा, तो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। सो दिस इज़ चॉइस सी। ए प्रोटॉन इज़ आइडेंटिकल विथ, प्रोटॉन जो है वो आइडेंटिकल है ionized hydrogen molecule, ionized hydrogen, alpha particle and hydronium ion. So choice B is correct, क्योंकि ionized hydrogen H positive होता है और H positive is also termed as proton. Ethane and ethine can be distinguished by the reaction with तो ozone, bromine water, KMnO4 solution और एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। आज ईथेन और ईथाइन, दिस इज़ ईथेन अल्केन है और ईथाइन वो जो है अल्काइन है। तो अगर हम ईथेन में ओजोनोलिसिस नहीं होगी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट उसमें नहीं होता, KMnO4 सॉल्यूशन अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है और एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो भी इस्तेमाल होता है 1 अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब KMnO4 सॉल्यूशन से भी हम कर सकते हैं, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से भी कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर से भी हो सकता है, ओजोनोलिसिस भी हो सकता है, तो सारे से हम कर सकते हैं। सो द बेस्ट जो होगा दैट इज़ KMnO4 सॉल्यूशन। उसका जो पर्पल कलर है वो ईथेन में डिसअपीयर नहीं होगा, लेकिन इथाइन में वो डिसअपीयर हो जाएगा, उसमें कोई चेंज आएगा जिसे हम उसकी डिफरेंस कर पाएंगे। ओजोनोलिसिस ऑफ ईथीन काजेज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, द प्रोडक्ट इज़। अच्छा, जब भी अल्कीन में
जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं और फिर जिंक ऑक्साइड और H2O के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बोनिल कार्बन बन जाते हैं दोनों। तो वो कार्बोनिल कार्बन डिपेंड करेगा कि वो एल्डिहाइड बना है या कीटोन बना है। अब चूंकि ईथीन है, तो ईथीन में कार्बन के साथ H है और H है, इधर डबल बॉन्ड बना था तो उसके साथ ऑक्सीजन आया, और इसी तरह से दूसरा कार्बन उसके साथ ऑक्सीजन और ये H और H। सो वी आर गेटिंग इथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे इथीन की ओजोनोलिसिस से हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट फंक्शनल ग्रुप? फिनोल, बेंजोइक एसिड, टोल्यूइन एंड बेंजल्डिहाइड। तो टोल्यूइन जो है, इट्स नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक, बिकॉज अल्काइल ग्रुप टोल्यूइन व्हेन बेंजीन अल्काइल रिंग अल्काइल CH3 इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, तो वो टोल्यूइन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल सबस्ट्रेट? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूट्रल सबस्ट्रेट मीन कि जो लेस रिएक्टिव होगा इनके दौरान। अगर ये सारे अल्काइल ग्रुप सेम होते, तो अल्काइल ग्रुप सेम हो तो फिर अल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड। तो इस तरह से अल्काइल जो है वो न्यूट्रल सबस्ट्रेट होगा, अल्काइल यानी इथाइल क्लोराइड। सो दिस इज चॉइस बी। An inorganic reagent which reacts in pyridine solvent forms an alkyl halide when treated with alkene, alcohol, carboxylic acid and aldehydes। अच्छा, पायरिडीन के साथ हम रिएक्शन करते हैं, रिएजेंट विद फॉर्म अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद, तो ये अल्कोहल के साथ SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज ए सॉल्वेंट रिएक्ट करते हैं, तो उनसे अल्काइल हैलाइड बनते हैं। सो चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? प्रोपेनॉन, इथेनॉल, मीथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने कार्बन एटम ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इथेनॉल और मीथेनॉल तो चॉइस से गए। अब प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल दोनों में अब मुकाबला है। तो जो प्रोपेनॉल है CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, और प्रोपेनॉन में CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या उसके साथ मोर पोलर नेचर शो कर सकता है, जबकि कीटोन में ये कार्बन जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो दीज अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो पॉजिटिव कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करते हैं और इधर उनकी पोलैरिटी में डिक्रीज़ आता है। तो पोलैरिटी में डिक्रीज़ आने की वजह से इसमें जो डाइपोल फोर्सेस बनेंगी वो वीक होंगी, और यहाँ पे जो डाइपोल फोर्सेस होंगी वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है, एंड हाइड्रोजन इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस वजह से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। Carbonyl compound react with phenylhydrazine to form phenylhydrazone. The reaction is favored by
अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड स्पेशली अल्डिहाइड एंड कीटोन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं, और ये एस एडिंग बेस, एडिंग एसिड, एडिंग पोटाशियम परमैंगनेट, नन ऑफ दीज। अच्छा, तो ये जो अल्डिहाइड कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वगैरह, तो वो ज़्यादातर एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज होते हैं। फॉर फिनाइल हाइड्राजीन द रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय, तो फिनाइल हाइड्राजीन में अब हम एसिड डालेंगे कि बेस डालेंगे, डिपेंड करेगा अपॉन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक है तो फिर हम बेस डालते हैं, और अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम एसिड डालते हैं। तो एसिड हम ऐड करते हैं तो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा। अमीनो एसिड्स आर आइडेंटिफाइड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी बाय फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट या नेहाइड्रीन टेस्ट। अच्छा चलें, आई कांट रीड दिस करेक्टली। फिलिंग टेस्ट हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए, टॉलरेंस टेस्ट भी उसके लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो अल्कोहल और जो दूसरे हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो द रिमेनिंग वन इज़ दिस, तो ये ही अमीनो एसिड्स के लिए इस्तेमाल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेसिक अमीनो एसिड? दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, लाइसिन एंड एलानीन। बेसिक अमीनो एसिड वो होगा, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड में तो कार्बन के साथ एक NH2 ग्रुप होता है, दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, बाकी इसके साथ साइड चेन। तो अगर इसमें कोई और ऐसा NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा मौजूद हो या कोई बेसिक मोइटी मौजूद हो तो फिर वो बेसिक अमीनो एसिड होगा। तो उसमें आपको लाइसिन जो है ये याद रखना है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं। द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड NaOH इज़ कॉल्ड, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट्स, इनका रिएक्शन सेफोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप फॉर्मेशन में ये इस्तेमाल होता है। विच प्रोसेस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इन ऑयल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोस। सो इन्वर्जन जो होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन की होती है। If hydrogen ion concentration of a solution is increased by 10 times, its pH will increase by, ओके तो अब इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो 10 मोलर है। सपोज़ करें इट इज़ 10 मोलर। तो जब इसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो log 10 इज़ इक्वल टू 1, तो इसका pH हमारे पास आ जाएगा 1। अब कहते हैं अगर 10 टाइम्स बढ़ा देंगे एक और सॉल्यूशन, तो एक और सॉल्यूशन है जिसमें हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 100 मोलर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 100 मोलर जो है वो 10 पावर 2 बनता है। इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमें pH मिलेगा 2। तो pH जो है वो 1 डिजिट से इंक्रीज़ कर गया है, तो इंक्रीज़ बाय 1, डिक्रीज़ बाय 1, इंक्रीज़ बाय 10, रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन है कि एट a certain temperature hydrogen iodide gives hydrogen gas iodine gas. Only 50% of hydrogen iodide is dissociated at equilibrium. The equilibrium constant is H. रिएक्शन जो है वो कुछ यूँ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी डिकम्पोजिशन होती है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड 50% रहता है, मींस कि ये 50% यूज्ड हुआ है, यानी इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आई है। अब रिमेंबर स्टाइकोमेट्रिक रेशियो जो है वो 2:1:1। अगर ये 2 से डिक्रीज़ होगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन 1:1 रेशियो से इंक्रीज़ आएंगे। अब जब ये 50% यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि 25% इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन गैस मौजूद है और 25% इक्विलिब्रियम पे आयोडीन मौजूद है।
तो अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसके लिए लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू molar concentration of hydrogen gas into molar concentration of iodine gas divided by molar concentration of hydrogen iodide, लेकिन इधर पावर 2 नहीं भूलना। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 25 है, 25 और 25 डिवाइडेड बाय 50, लेकिन हो जाएगा 50 स्क्वायर, इस फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन इसका हमें मिलेगा। अच्छा, अब अपनी आसानी के लिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाइड 25 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड 50, यानी 50 स्क्वायर जो है 50 मल्टीप्लाइड। तो अब ये हम ये कर सकते हैं कि 5 5 25, 10 5 50, 5 5 25, 10 5 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1 मल्टीप्लाइड 1 ऊपर और 2 मल्टीप्लाइड 2 तो 4, और इस तरह से 1 4 पे डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 0.25। तो यहाँ पे 0.25 इज़ इन दी चॉइस बी। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि a white salt is readily soluble in water and give a colorless solution with a pH of about 9. The salt would be, अच्छा 9 pH दे रहा है तो मीन्स कि ये जो साल्ट होगा जो हाइड्रोलाइज हुआ, तो 9 pH का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेस ये दे चुका है, एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा प्लस एक वीक एसिड देगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा सॉल्ट देगा? जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। तो एमोनियम नाइट्रेट ये अब बना है एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड से, विच इज़ ए वीक बेस। हमें स्ट्रॉन्ग बेस देखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें मौजूद है। यहाँ पे वीक एसिड, एसिटिक एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पे हमें मिला है वीक एसिड और स्ट्रॉन्गर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है, दिस वन इज़ NaOH, और यहाँ पे ये जो बना है CaOH वाले से होल 2। तो मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है ओवर हियर, तो चॉइस विल बी दिस सोडियम एसीटेट। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। When 4 gram of NaOH dissolved in 10 liter of solution, the pH is 4 ग्राम NaOH है और 10 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हुआ है। तो इसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल बेस दिया गया है, तो इसका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन तो मालूम नहीं करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी मोलरिटी फाइंड करते हैं और फिर जाके उसको pH फाइंड करते हैं। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम। तो अब इसके हमें दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल मालूम करने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मास जो है वो 4 ग्राम है, मोलर मास इसका 40 है। तो ये 4 एकम 4, 10 4 40, सो 1/10। तो मीन्स कि ये हमें मिला है 0.1 मोल्स। फिर जो लीटर है 10 लीटर, तो बस ठीक, उसको चेंज नहीं करना। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 लीटर, तो ये हटेगा 100, तो ये इससे आ जाएगा 0.01 मोलर। तो ये इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.01 मोलर। अच्छा, तो 0.01 मोलर हुआ। अब NaOH जब डिज़ोल्व होता है तो ये सोडियम आयन देगा और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो 1 मोल ऑफ NaOH गिव्स 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन यहाँ पे 0.01 मोलर है, तो 0.01 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन ही प्रोड्यूस हुआ है। अब
हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो गया है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू दैट इज 0.01 मोलर या 10⁻⁻² मोलर। अब POH is equal to negative log of molar concentration of hydroxyl ion, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻²। तो इससे POH हमें मिलेगा 2 जब हम वो लॉग रूल अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ। अब pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो 14 से अगर हम POH माइनस करेंगे तो pH हो रह जाएगा 412। सो चॉइस B इज ओवर हेयर। Colloidal solution are purified by all except crystallization, ultrafiltration, dialysis, ultra जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। यस, क्रिस्टलाइजेशन से हम कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि उसमें क्रिस्टल नहीं बनते, वो कोलाइड बना हुआ है, प्योर सोल्यूशन नहीं है, होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं है। सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ द चॉइस, जिसे हम कोलाइडल सोल्यूशन प्योरीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ होमोजीनियस? होमोजीनियस जिसमें वो सब्सटेंस आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडाल इफ़ेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड? टिंडाल इफ़ेक्ट ये है कि जब हम लाइट सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड से पास करना चाहें और लाइट डायरेक्टली पास हो जाए, वो स्कैटर्ड ना हो जाए, तो स्कैटर्ड जिसमें होता है तो वो कोलाइड में होता है। तो एमल्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड। और एमल्शन क्या है? लिक्विड और लिक्विड, यानी लिक्विड हम डिस्पर्स कर दें लिक्विड में, तो इसको कोलाइड को कहते हैं एमल्शन। कहते हैं कि बटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए या एन, इट इज़ चॉइस ए। बटर इज़ एन एमल्शन। लिक्विड में डिज़ोल्व हुआ है, या सॉरी उसमें डिस्पर्स हुआ है। डिज़ोल्व हम सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोलॉइड के लिए डिस्पर्स। कोलॉइडल सिल्वर इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ, तो रिडक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, सो दैट के इसके लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन। कोलॉइडल सिल्वर टूथ फिलिंग वगैरह इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। Which one of the following element has chemical property most likely those of sulfur? अच्छा, yes, जो सल्फ़र के ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा, सो सल्फ़र, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सो ओवर हियर सेलेनियम is present. Which of the following has the highest melting point? Sodium chloride, lithium chloride, potassium chloride and rubidium chloride. अच्छा, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। साथ में इनका क्रिस्टल लैटिस है, तो उसमें भी एक जो पार्टिकल हैं किस तरह अरेंज हुए उन पे भी डिपेंड करेगा। तो अब इन सब में जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके लिए हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? अब इन सब में अगर हम लैटिस एनर्जी को देखें तो नेगेटिव चार्ज वाला जो क्लोराइड है सब में एक जैसे साइज़ वाला है, लेकिन पॉजिटिव जो कैटायन है वो डिफ़र कर रहा है। तो सोडियम और लिथियम सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अब मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ लैटिस एनर्जी पर भी डिपेंड नहीं करता, बल्कि ओवरऑल जो उसका क्रिस्टल बना हुआ है उसमें। तो लिथियम क्लोराइड जो है वो सिंपल क्यूबिक है और सोडियम क्लोराइड जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल एक जगह पे समाये हुए हैं, सो इट हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट। In graph of atomic volume versus atomic weight, the element corresponding to peak in the curve belong to atomic volume। लूथर मायर वाला जो वॉल्यूम कर्व है उसकी बात कर रहे हैं।
तो उसमें आपको ग्रुप फर्स्ट ए अल्कलाई मेटल्स जो भी पीक होगा टॉप पे उसमें आपको अल्कलाई मेटल मिलेगा, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इस तरह टॉप पे वो जाता है। नेक्स्ट जो है कि which of the following element has its outermost energy level complete? Argon, krypton, neon and all of these. अच्छा, outermost energy level की बात इसने की है, तो अब यहाँ पे हीलियम उसका आउटर मोस्ट के है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। फिर नियॉन वो है के और एल, तो उसका आउटर मोस्ट के में 2 इनर है और एल में 8 पूरे हैं। अच्छा, उसके बाद आर्गन और क्रिप्टॉन। आर्गन को देखोगे तो वो के, एल और एम शेल रखता है। उसकी के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में अब 8 हैं, लेकिन कैसे? 3s है, 3p है और 3d है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन d भी अभी इनकम्प्लीट रहता है। ठीक, और इसी तरह जो है आप क्रिप्टॉन को देख सकते हो। तो यहाँ पे नियॉन जो है इसका आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कंप्लीट है। ठीक, अब अगर वो सब एनर्जी लेवल कहते हैं तो सब एनर्जी लेवल में फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होता है। वो एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल और फिर आखिर में जो है वो होते हैं ऑर्बिटल्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट इन इथीन है, इथाइन है, मीथेन है। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो देखें, अगर हम मीथेन देखें तो इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिड है और हाइड्रोजन के साथ उसकी ओवरलैपिंग हो गई है, sp3s ओवरलैपिंग है। इथीन में देखेंगे तो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन के साथ उसकी ओवरलैपिंग हो गई है। और इथाइन में देखेंगे तो कार्बन का sp ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन के s के साथ उसकी ओवरलैपिंग हो गई है। तो sp ऑर्बिटल में s करेक्टर ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो वो हाइड्रोजन को करीब लाएगा, तो इस वजह से इथाइन में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा। प्रैक्टिकली जो मुझे याद है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन लेंथ जो है 1.19 है और इथीन में फिर 1.1 हो जाता है और ये 1.09 समथिंग इस तरह हो जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको इथाइन में मिलेगा। द मॉलिक्यूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो। वाटर का डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है बिकॉज इट इज़ पोलर। मीथेन जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर। नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, सो वाटर इज़ द चॉइस। NH3 and BF3 form an adduct readily because of the formation of, तो NH3 तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इन दोनों में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड चॉइस डी। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज़, अच्छा अब H2O2 तो देखें ये एक ऑक्सीजन, उसके पास ये 2 लोन पेयर हैं और फिर जाके इसने बॉन्ड बनाया हुआ होगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन है इस फॉर्म में, ये उसके 2 लोन पेयर हुए और इधर इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। ओवर हियर अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब ये प्लेनर, स्फेरिकल, लीनियर, तो ओपन बुक लाइक, सो दिस इज़ द क्लोज रिलेटेड चॉइस। ठीक, प्लेनर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, लीनियर भी नहीं है। विच बॉन्ड इज़ मोस्ट पोलर, तो मोस्ट पोलर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का देखते जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
तो लेफ़्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। तो मोस्ट पोलर जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। तो कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, सो चॉइस सी इज़ हेयर। The next one, which of the following acid will not produce hydrocarbon on soda lime decarboxylation process? Decarboxylation process में तो जो डीकार्बोक्सिलेशन है हाइड्रोकार्बन उससे प्रोड्यूस होती है। अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे तो बेंजोइक एसिड से होता है, आइसोब्यूटायरिक एसिड भी है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हो सकता है। अब सेलिसाइलिक एसिड, इट इज़ सेलिसाइलिक नॉट सेलिसाइक्लिक। तो इसमें इससे प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग इज़ बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन OH। तो इससे अब हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस नहीं होता, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती, तो दैट्स इज होगी लेकिन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा। HVZ reaction can be used to convert propanoic acid to, it is Helmholtz-Zielinski reaction यानी HVZ। इसमें प्रोड्यूस होते हैं अल्फ़ा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फ़ा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। गिवन ऑप्शन में कोई भी अल्फ़ा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो इस मेलोनिक एसिड इसमें तो कोई हेलोजिनेटेड नहीं होता। हेलोजन स्टीरिक एसिड में भी OH मौजूद होता है, लैक्सिक एसिड में भी OH मौजूद होता है, सक्सिनिक एसिड में OH नहीं होता, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साइन ऑफ इंटरोगेशन। Fermentation of ethanol to ethanoic acid is achieved by, तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं, तो ये हैं एसिटिक इन्वर्टेज एंजाइम, सो दिस इज करेक्ट चॉइस। Which acid derivative react with hydroxyl amine to produce hydroxamic acids? तो हर डिराइवेटिव से हम ये हाइड्रोक्सामिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोक्सामिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन कर देता है उसका डिराइवेटिव, तो इस तरह से ये हो जाता है NH और इधर OH, तो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो ज़्यादातर जो है हम इस्तेमाल करते हैं B जो है दैट एसिड क्लोराइड और एस्टर दोनों इस्तेमाल होते हैं। सो बोथ ऑफ दीज, almost all amides exist in liquid state, gaseous state, plasma state, solid state। तो amides जो हैं RC डबल बॉन्ड O and NH2 और acid amides भी कहलाते हैं। They exist in liquid state। Which isotope of hydrogen is a radioactive isotope? तो ट्रीटियम है, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है। तो ट्रीटियम जो है इट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरियम इसमें मौजूद है, सेमेरियम है, इर्बियम है और टंगस्टन है। अच्छा, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का स्केच, जो डी ब्लॉक हैं दे आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो पीरियोडिक टेबल से बाहर हैं एफ ब्लॉक दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो टंगस्टन जो है हमें मिलता है ओवर हियर, टंगस्टन इज़ नॉट एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
Which reports of children's behavior are becoming increasingly popular in some school systems? अच्छा, it's not related to chemistry, a journal question है, तो experimental reports. Which reports of children's behavior are becoming increasingly popular in some school systems? Don't know about this, sorry. The central purpose of guidance is to give way to a problem, to show solution to a problem, to give attention to the problem. तो ये ठीक है, to give way to a problem. Which process comprises many specific and varied activities and techniques? तो realistic उसमें होगा if okay listeners, so this was about the और फिफ्थ अगले पेज की तरफ जाते हैं. यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ होगा, तो लेट्स सी कि हमें क्या मिलेगा. फॉर्मल सिस्टमेटिक प्रोसीजर है. नॉलेज विच इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द टर्म करिकुलम मॉडल, नेचुरल प्लांट, हर्बिसाइड्स इज़ ये के Cotsigron, Persis, former causes, which equation most completely risk heat that is used and stored when a substance change state from a solid to liquid, so that is a latent heat. Latent heat is over here. Change in sea surface temperature is generally affected by nano-southern oscillation, okay, related to others. Which transport mechanism generalized to enter the cell? Current nuclear power provides. The most dangerous electromagnetic radiation is gamma. अगर इधर है तो yes, gamma. Percentage of reflected solar radiation is called net radiation. Sun constant percentage of reflected solar radiation to net radiation. The incoming radiation from sun is in the form of, तो incoming radiation sun से long wavelength, short wavelength, both A and B होता है. और complete following sentences. A pencil, he asked her dash. Okay, wishing you all the best.